वेलकम टू द क्लास। आज हम दो मॉडल के बारे में बात करेंगे। मॉडल आपके लिए नई चीज नहीं है। मॉडल एक प्रकार का ऑक्सिलरी आइटम है अंग्रेजी में। इसकी जानकारी, इसके प्रयोग को समझना, दैट इज टू अंडरस्टैंड इट्स यूसेस appropriately is important for our effective writing and speaking। ये एक खास प्रकार का ऑक्सिलरी आइटम होता है। ऑक्सिलरी अंग्रेजी में दो तरह के होते हैं। एक होता है टेंस ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ ऑक्सिलरी सिर्फ टेंस को दिखाते हैं। जैसे मैं आपको फिर से बताता हूं, और ये इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में जानना, क्योंकि आज हम विल और वुड के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर आज के लिए। ध्यान से देखिए, हमारे अंग्रेजी भाषा में टेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रेजेंट टेंस में इज और आर और एक एम, ये ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं। आप बाकी डिफरेंसेस जानते हैं, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। पास्ट में was और were होता है, ये ऑक्सिलरी है। इसलिए इनको हम टेंस ऑक्सिलरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमको टेंस का इंफॉर्मेशन मिलता है। साथ में यह जानना जरूरी है कि एम एक स्पेशल टाइप का ऑक्सिलरी है जो आई के साथ आता है, और ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। पास्ट टेंस में ऐसा कोई स्पेशल ऑक्सिलरी नहीं है। अब आगे देखिए कि ये इनको हम प्रीडोमिनेंटली टेंस ऑक्सिलरी कहते हैं। दूसरा मैंने आपसे कहा, उसको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि मॉडल को वर्ब भी कहा जाता है, मॉडल वर्ब। लेकिन यह जानना जरूरी है कि मॉडल ऑक्सिलरी है, ये फुल वर्ब नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि वर्ब एक्शंस को बताता है और ऑक्सिलरी उसकी कंडीशन को बताता है। मॉडल ऑक्सिलरी टेंस नहीं होता है, मॉडल ऑक्सिलरी में टेंस नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं। एक स्पेसिफिक ऑक्सिलरी है विल। जब हम टेंस की बात करते हैं तो विल फ्यूचर टेंस मार्कर भी होता है, और विल मॉडल ऑक्सिलरी भी हो सकता है। इनफैक्ट शैल और विल दोनों ही होते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये विल और वुड की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। एक और चीज बता दूं आपको, यहां पर विल और वुड आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि वन इज डिराइव्ड फ्रॉम द अदर। मतलब वुड एज एन ऑक्सिलरी, एज मॉडल ऑक्सिलरी इज डिराइव्ड फ्रॉम विल। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं सोच कर देखिए, जो फ्यूचर टेंस का मार्कर है वो प्रेजेंट टेंस का मार्कर कैसे हो सकता है, वो प्रेजेंट फॉर्म कैसे हो सकता है? ये बस कोइंसिडेंस है कि दोनों एक चीज, ऐसा महसूस होता है, ऐसा हम समझते हैं कि एक दूसरे से डिराइव्ड है। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम इसकी जानकारी देखें कि इसका यूज कहां होता है। जैसा आप जानते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हमेशा पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशंस, परमिशन एक्सेट्रा
के सिचुएशंस में होता है। मॉडल ऑक्सिलरी फैक्चुअल नहीं होते, ये फैक्चुअल सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर हम ये देखिए, विल और वुड दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशंस में होते हैं, बट ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है कि ये सिमिलर सिचुएशन में है। खास करके विल रियल पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है और वुड इमेजिन्ड सिचुएशन को दर्शाता है। अब इसको हम एलेबोरेट करके देखेंगे। देखिए, विल और वुड कंडीशनल में आते हैं, रिक्वेस्ट के लिए हो सकते हैं, ऑफरिंग अगर हम कुछ करना चाहते हैं उस कंडीशन में आ सकते हैं, एडवाइस के लिए आ सकता है और रिपोर्टेड स्पीच में आ सकता है। इतने सारे कंडीशंस में ये दोनों ही ऑक्सिलरी अपीयर होते हैं। आगे देखिए, हम आपको कुछ उदाहरण दिखाते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ये he will head home after work, we will head home after work। ये इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर में, ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए रेलिवेंट है, इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस मार्कर भी समझते हैं। कभी कभी हम वी थिंक और गेस के कॉन्टेक्स्ट में विल का यूज करते हैं। डोंट लेंड योर कार, डोंट लेंड हिम योर कार, ही विल क्रैश इट। यहां भी ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताता है। आपने पहले देखा है कि ये ऑलमोस्ट रियल पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा लगता है इफ यू लेंड हिम द कार ही विल क्रैश इट, इसलिए ये ज्यादा पॉसिबिलिटी, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हम इस कंडीशन में भी यूज करते हैं, जैसे कि टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी आर रेडी टू डू और दैट वी आर ओपन टू डूइंग विदाउट एनी इश्यू और ऑब्जेक्शंस। जैसे आई विल ईट एनीथिंग, आई एम नॉट पिकी एट ऑल। ये तो सेकेंड सेंटेंस हमने सिर्फ आपको ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए समझाया है। ध्यान से पढ़िए इसको फिर से। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी आर रेडी टू डू और वी आर ओपन टू डूइंग विदाउट एनी ऑब्जेक्शंस। आई विल ईट एनीथिंग। यहां विल का यूज इसलिए होता है क्योंकि कोई विदाउट ऑब्जेक्शन ये अपीयर होते हैं। हम विल का इस्तेमाल इस कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं जहां पर जनरल रूल्स की चर्चा हो, या जब हम स्टैट्यूटरी वार्निंग्स लिखते हैं तो वहां पर पॉलिसी और प्रोसीजर को डिस्क्राइब करने के लिए वहां पर विल का यूज होता है। स्मोकर्स विल बी आस्क्ड टू स्मोक आउटसाइड और स्मोकर्स विल बी पनिश्ड, स्मोकर्स विल बी प्रोहिबिटेड। और इस तरह के कंडीशन में भी हम विल का यूज करते हैं। कमांड के लिए भी करते हैं, यू विल पिक अप योर रूम, तो यहां पर भी हम विल का यूज करते हैं। अब वुड के बारे में देखिए कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। वुड का यूज करते हैं टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द पास्ट। ध्यान से देखिए, लोग इसको पास्ट टेंस क्यों समझते हैं? क्योंकि इसकी कॉन्टेक्स्ट से लगता है कि इसमें पास्ट का इंटरप्रिटेशन है, लेकिन ये पास्ट टेंस है नहीं। द स्काई वॉज गेटिंग क्लाउडी विच मेंट इट वुड रेन। अब हम जब ये कहते हैं इट वुड रेन, इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो लगता है कि पहले हमको कभी लगा था कि बारिश होगी, लगा था कि बारिश होगी, तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, और चूंकि लगा था वाली बात है इसलिए ये पास्ट अपीयर होता है। कुछ हैबिट्स के बारे में भी बात करने के बारे में जब जब ऐसा कॉन्टेक्स्ट होता है तो वुड का यूज करते हैं। या ये कॉन्टेक्स्ट देखिए, व्हेन वी लिव्ड इन माउंटेन्स
we would go hiking all the time. We would go hiking all the time. मतलब ऐसा था कि हम जब पहाड़ों में रहते थे तो अक्सर हाइकिंग के लिए जाते थे. We used to smoke, we would smoke. ये यहाँ यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि we would smoke is almost like we used to smoke. इसको एक पढ़िए, आपको ये क्लैरिटी मिलेगी. मतलब if we don't clarify that we are talking about the past, it would sound like we are talking about something we might do in the present if we had the opportunity. तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कॉन्टेक्स्ट से ये पास्ट अपीयर होता है, लेकिन ये एक्चुअल पास्ट है नहीं. कभी कभी हम ये देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, कंडीशनल्स के साथ कैसे इसका इस्तेमाल होता है. हम ये उदाहरण आपको दिखाते हैं, लेकिन आप यहां रुक कर इसको पूरी तरह से पढ़िए. ये फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, सेकंड कंडीशनल क्या होता है, थर्ड कंडीशनल क्या होता है. जैसे देखिए, जीरो कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड सिचुएशंस व्हिच आर ऑलवेज ट्रू. इफ यू ऐड वन एंड वन यू गेट टू. ये बस एक एग्जाम्पल है. तो मतलब यह है कि इसको जीरो कंडीशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट्स अबाउट facts and situations which are nearly true. First conditionals, actions or events in the future which are likely to happen. ये key terms हैं. Second conditional, possible things. Third conditional, things that did not happen. अब ये सारा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है. मैं बार बार आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, इसके साथ एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे नेटिव स्पीकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं उस तरह से आप ये इसके इस्तेमाल को सीख सकते हैं. मतलब विल और वुड का एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल यूज क्या है, इन चीजों को ध्यान में रख करके सीख सकते हैं. आप ये भी सोच सकते हैं कि इसको सीखने की जरूरत क्यों नहीं, मतलब इसको याद करने की जरूरत क्यों नहीं है. बिल्कुल नहीं है, क्योंकि याद करने की जरूरत उन चीजों की होती है जो हम समझ नहीं पाते. अगर आपने उस किसी चीज को समझ लिया तो उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है. तो इस स्लाइड के थ्रू मैं पहले आपसे ये बताना चाहता हूं कि कंडीशनल है क्या. उसमें कई प्रकार के कंडीशनल्स होते हैं, और उस किस किस कॉन्टेक्स्ट को 0, 1, 2, 3 कंडीशनल्स हम कहते हैं. एक बार आप समझ लेंगे तो फिर उस कंडीशंस में, उस सिचुएशंस में विल और वुड का कैसे इस्तेमाल होता है ये जानना आपके लिए आसान हो जाएगा. अब देखिए, ये मॉडेस्ट रिक्वेस्ट है, वुड यू प्लीज कम इन. ये फॉर्मल सिचुएशन में वुड का यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए. वुड यू प्लीज कम इन, ये क्वेश्चन भी है लेकिन रिक्वेस्ट है. वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी. जब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हायर डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए यूज करते हैं. इनफॉर्मल सिचुएशंस में विल का यूज होता है. विल यू कम इन, विल यू लाइक ए टी, विल यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, विल यू लाइक टी. ये लेस फॉर्मल है. मतलब दोनों ही रिक्वेस्ट है, दोनों ही पोलाइट भी है, लेकिन एक लेस फॉर्मल है, दूसरा ज्यादा फॉर्मल है. तो दिस इज हाई, दिस इज लो. इस तरह से हम विल और वुड का में डिस्टिंक्शन करते हैं. अब आप देखिए, अभी जो मैं आपसे बता रहा था
अगर ये जानकारी आपको है और आपने समझ लिया इसको, तो आप इसका एप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी गेस्ट से बात करनी है, किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, किसी गेस्ट से बात करनी है, किसी क्लाइंट से बात करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। वुड यू लाइक टू कम टू माई ऑफिस समडे, और वुड यू लाइक मी टू कम टू योर ऑफिस समडे। यहां पर अगर आपने विल का यूज किया तो इनफॉर्मेलिटी दिखाता है। आपको ऐसा लगेगा कि हम तो करेक्ट अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन दूसरे लोगों को, सुनने वाले को ये अप्रोप्रिएट नहीं लग सकता है। उसी तरह से जब अगर आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, कलीग्स के साथ बात कर रहे हैं, तो विल का यूज कर सकते हैं। अब आप खुद सोच करके देखिए कि ये जानकारी अप्रोप्रिएट यूसेस के लिए जरूरी है कि नहीं। अगर हमने उल्टा कर दिया तो इंपैक्ट उल्टा हो जाएगा। आपको जानकारी नहीं है, सिर्फ इसलिए ऐसा इंपैक्ट होगा। अंग्रेजी आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जानकारी नहीं है, इसलिए उल्टा हो जाएगा। तो once again, I would like to underline the point that at this stage, what matters is accuracy for effectiveness. And that is the goal. That is what should be the goal in communication. And that comes through paying attention towards the point of accuracy that constitute accuracy. आगे देखिए, ये हमने आपको शुरू में बताया था रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। जैसे she told me that she would be here at 8 o'clock. इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब किसी ने और कहा, किसी की कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं, उसका नाम रिपोर्टेड स्पीच है। आपने कई बार सुना होगा इसको अंग्रेजी सीखने के क्रम में, अंग्रेजी की क्लासेस में, रिपोर्टेड स्पीच। छोटे सामान्य सा मतलब है उसका कि दूसरे की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे यहां पर she refers to somebody else. She told me, किसी ने मुझसे कहा, कि क्या कहा ये बताने के लिए इसको हम रिपोर्टेड स्पीच, she would come here at 8 o'clock। तो यहां पर would का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम अगर किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं पास्ट हैबिट्स को, उसके लिए भी इसका यूज होता है। when I was young, I would play tennis with my brother. I would play tennis with my brother. So जब इसका लिटरल मीनिंग हिंदी में ऐसे होगा कि जब मैं छोटा था तो अपने भाई के साथ टेनिस खेला करता था। अब चूंकि ये पास्ट का रेफरेंस है, इसलिए ये इट्स कॉल्ड डिस्क्राइबिंग हैबिट्स ऑफ द पास्ट। स्टेट वर्ब शुड नॉट बी यूज्ड विथ वुड। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन है। When I was young, I would live in an old house. ये स्टेटिव वर्ब है। लिविंग जो है एक स्टेटिव वर्ब है। I would live in an old house, ऐसा नहीं कह सकते हैं। I would play tennis, ये ठीक है। I would play tennis ठीक है, लेकिन I would live in the old house ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। When I was young, I used to live in an old house। तो would के बदले में यहां पर used to का यूज करते हैं। अगेन ये डिस्टिंक्शन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लाइकिंग्स और प्रेफरेंसेस को, किसी चीज के बारे में हमारी पसंद और नापसंद को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज का इस वुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वर्ड्स सच एज लव, हेट, प्रेफर, लाइक, ग्लैड, यू वुड के साथ यूज होता है। जैसे आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प, इसका हम यूज कर रहे हैं। मतलब हिंदी में इसका मतलब होगा मुझे आपकी मदद कर मुझे खुशी होगी। I would hate to work out in the morning। इसका मतलब यहाँ हेट का सिर्फ मतलब है मुझे सुबह में एक्सरसाइज करना, वर्कआउट का मतलब होता है ना एक्सरसाइज करना बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। I would love to go on a trip to Spain। I would love मतलब मुझे स्पेन जाना अच्छा लगेगा। इन सारे कंडीशंस में हम
वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये देख लीजिए ऊपर में, लव, हेट, प्रेफर, लाइक, ग्लैड, इस तरह के वर्ड्स को वुड के साथ जब हम यूज करते हैं तो हम या तो अपनी लाइकिंग के बारे में बता रहे होते हैं या प्रेफरेंसेस के बारे में। फिर ओपिनियन देने के अनसर्टेन थिंग्स पर भी हम इसका इस्तेमाल होता है। जैसे उदाहरण देखिए, आई वुड से ही इज अबाउट 40, मुझे लगता है कि वो शायद 40 का होगा। इस तरह के सेंटेंसेस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये अनसर्टेन है, हम इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी ये ओपिनियन है। आई थिंक इट वुड टेक अबाउट 40 मिनट्स, मुझे लगता है शायद 40 मिनट लगेगा। इस सारे कंडीशंस में वुड का यूज करते हैं। रिफ्यूजल, जब हम रिफ्यूज करना चाहते हैं कुछ करने से, तब भी हम वुड का यूज करते हैं। रेवा wouldn't go to the doctor even though she was in pain. ये नेगेटिव यूज है वुड का। रेवा wouldn't go to the doctor, मतलब वो दर्द के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। My bike would not start today. ये सारा रिफ्यूजल के सेंस में, ऑब्वियसली नेगेटिव एलिमेंट इसमें है, तो ये नेगेटिव रिफ्यूजल नेगेटिव से आता है, लेकिन टू कंप्लीट द सेंस ऑफ रिफ्यूजल हम वुड का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। विश के साथ, जैसे पहले आपने देखा है, लव, हेट, प्रेफर, इन चीजों के साथ होता है, विश के साथ भी होता है। जैसे आप देखिए, मतलब विश के साथ वुड का यूज होता है। आई विश यू वुड लीव मी, आई विश शी वुड बी क्वाइट फॉर ए मिनट। इस तरह के सेंटेंसेस में वुड का यूज होता है। टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? रिजल्ट एंड इंटेंशंस आर एक्सप्रेस्ड विथ सो दैट और इन ऑर्डर टू, इस तरह के चीजों के साथ रिजल्ट डिस्क्राइब होता है। अब देखिए, द क्रिमिनल बर्न्ड all the evidence in order to escape the police. In order to escape the police, he burned all the letters that his mother would ever read them. ये यहां पर would का यूज हुआ क्योंकि ये रिजल्ट और एक्शन के बारे में बताता है। ये हमने आज आपको कुछ ऐसे कंडीशंस बताए जहां पर विल और वुड का यूज होता है। विल और वुड का खासकर चर्चा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि विल को हम फ्यूचर टेंस मार्कर भी कहते हैं और विल मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी यूज होता है। और इन दोनों चीजों को ठीक से समझ लेने से, ध्यान देने से हमारी राइटिंग और स्पीकिंग और भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। आप जब कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ते समय में देखिए तो पॉज करके, रुक करके उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ दिनों की ऐसे एक्सरसाइजेस से आपका राइटिंग इंप्रूव हो सकता है, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो सकती है और खासकर इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका एप्रोप्रिएट यूज करना आप सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू।